हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने बात की थी ब्रह्मो समाज के बारे में, आत्मीय सभा के बारे में और राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। और हमने कुछ PYQ भी देखे थे जो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय जी पे बने हुए थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक जरूर से पूछा जाता है। जब मैंने आपको PYQ डिस्कस किए थे तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म होते हैं हमारे देश में, जो सुधार आंदोलन हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम कुछ PYQs देखेंगे और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सोसाइटीज पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके है जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात तो दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या जरूरत थी, क्या सच में हमारी सोसाइटी इतनी बुरी थी कि हमें यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म करने की जरूरत हुई? तो यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर जी की एक बुक का स्टेटमेंट याद आता है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें इन्होंने उस समय के जो भी कंडीशंस थी, हालात थे, उसका विस्तार से वर्णन किया है। और बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि पेशवाओं के शासनकाल में जिस सड़क पर कोई हिंदू चल रहा हो उस सड़क पे अछूतों को चलने की आज्ञा नहीं थी और अछूतों को काला रंग का धागा बांधना होता था जिससे पता चल सके कि ये हिंदू है और ये अछूत है, और गलती से भी हिंदू अछूतों को टच ना कर ले। मतलब अनटचेबिलिटी पे इस तरीके से उस समय के हालात थे। इसके अलावा अछूतों के लिए यह आदेश था, कहां पर? पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों के लिए यह आदेश था कि कमर पे झाड़ू बांधकर चलें ताकि उनके पैरों के निशान झाड़ू से मिट जाएं और कोई हिंदू उनके पद चिन्हों पर भी पैर रखकर अपवित्र ना हो जाए। मतलब उस समय कुछ इस तरीके के हालात थे। तो जब सोसाइटी में इस तरीके के हालात है तो जरूर सी बात है कि यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म करने की जरूरत है। मतलब उस समय सोसाइटी में जो भी इवल्स हैं, इवल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, आपका विडो के साथ जो एट्रोसिटी हो रही है, सती प्रथा हो रही है, इनके खिलाफ काम करने की जरूरत है। अच्छा, जब भी सती प्रथा का नाम आता है तो सबसे पहले एक नाम याद आता है, राजा राम मोहन रॉय। हम बात करते हैं कि विलियम बेंटिक की मदद से राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा को बैन किया। सिमिलर, जब कभी भी आपको एक नाम दिखे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को पास कराया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पास कराने वाले कौन थे? आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने एक ही काम किया है, नहीं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को एक स्पेसिफिक काम के लिए याद रखा जाता है ना, तो वैसे आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम याद रखना है कि इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया था। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अबाउट द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये हमारे सेकंड नंबर पे रिफॉर्मर है। पहले हमने राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अब यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का एक्चुअल नाम क्या था? तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय इनका ओरिजिनल नाम था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। संस्कृत का अच्छा खासा इनको ज्ञान था, इसलिए संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। तो 1851 में इन्हें संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। ठीक है, इन्होंने, अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न थॉट को अलाउ किया था कि आपको जो आपकी विचारधारा है थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, तो वेस्टर्न थॉट को इन्होंने अलाउ किया था और वीमेंस के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। इनका जो मेन वर्क है वो क्या है? विडो रीमैरिज एक्ट 1856 को पास कराना। जैसे कि विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर थे जब राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा को बैन किया था, वैसे ही जब विडो रीमैरिज एक्ट 1856 को पास किया गया तो उस समय गवर्नर कौन रहा होगा? लॉर्ड कैनिंग रहे होंगे, क्योंकि जब हम 1857 के रिवॉल्ट पे बात करते हैं तो उस समय हमें पता है कि गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1856 के समय भी लॉर्ड कैनिंग रहे होंगे। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, इन्हें संस्कृत का ज्ञान तो था ही, इसके अलावा वेदांता फिलॉसफी, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, हिंदू लॉ और बहुत सारे सब्जेक्ट का इनको ज्ञान था। ठीक है, तो इसलिए इन्हें विद्यासागर मतलब ओशियन ऑफ लर्निंग कहा जाता है। तो विद्यासागर कहने का मतलब इनका यह है कि इनको बहुत अधिक ज्ञान है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान है, इसलिए इन्हें ओशियन ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, इतनी चीजें। एट द एज ऑफ 21 उनको ये टाइटल दिया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। इन्होंने कॉलेजेस और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके दरवाजे खोल दिए थे लो कास्ट स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पहले केवल अपर क्लास स्टूडेंट को ही अलाउ था कि आप जाके हायर एजुकेशन कर सको, स्कूल में एंट्री नहीं मिलती थी। तो लो कास्ट स्टूडेंट के लिए इन्होंने स्कूल और हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट थे उनके दरवाजे खोल दिए थे, जो कि पहले केवल ब्राह्मण्स के लिए या अपर क्लास के लिए था। और बहुत ही काइंड नेचर के थे, इसलिए इन्हें दया सागर मतलब ओशियन ऑफ काइंडनेस भी कहा जाता है। दया सागर किसे कहा जाता है? ओशियन ऑफ काइंडनेस किसे कहा जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। इन्होंने गर्ल्स स्कूल को भी सेटअप किया था बॉम्बे एंड कैलकाटा में। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, तो इसको पास करने का क्रेडिट या इसका ड्राफ्ट रेडी करने का क्रेडिट किसको जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है बहु विवाह। तो बहु विवाह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की पुस्तक है। ठीक है, इतनी चीजें। अब इसके अलावा इन्होंने बंगाल में जो बंगाल का एजुकेशन सिस्टम था उसमें काफी ज्यादा रिफॉर्म किए हैं, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम क्या है? वर्णो परिचय। ठीक है, वर्णो परिचय किसकी बुक है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बुक है, जो कि बंगाली लैंग्वेज में है, और उस समय की जो सोसाइटी की स्थिति है वो बताया है, और यहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करते हैं सती, तो सती के बारे में जब भी बात होती है, मैंने आपको बताया राजा राम मोहन रॉय जी का नाम याद आता है, और यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से इन्होंने सती प्रथा को बैन किया था, और यहाँ पर एक गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट 1829 में पास किया गया था, जिसके बाद सती प्रथा को बैन किया गया। वैसे ही जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात आती है तो हमें बात करनी चाहिए विडो रीमैरिज के बारे में। सो विडो रीमैरिज पे इन्होंने काफी काम किया, उस समय गवर्नर कैनिंग था। इन्होंने हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 को पास कराया था। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा ये तो इनका मेन रोल आपको दिखाई दे रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, लेकिन अगर हम साउथ इंडिया की बात करें और वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहां पर भी तो कोई ना कोई रिफॉर्मर रहा होगा जो कि विडो रीमैरिज के डायरेक्शन में काम कर रहा हो। तो बिल्कुल, अगर हम वेस्ट में बात करते हैं तो विष्णु शास्त्री पंडित ने जो वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है उसमें प्रोपोगेट किया था, उसमें रिफॉर्म किए थे विडो रीमैरिज के लिए। और अगर हम साउथ में बात करें तो वीरा सालिगाम पंतालू, अभी हम इनके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने साउथ इंडिया में बेसिकली काम किया था। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने चाइल्ड मैरिज के लिए बिल पास किया कि आपकी मिनिमम एज डिफाइन होनी चाहिए, यहाँ पे कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 को पास करवाया था इन्होंने। फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो जो भ्रूण हत्या होती थी, अगर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है और यहाँ पे उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, वो लड़की होती है तो उसको मार दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उस पर भी इन्होंने कानून बनवाया जो कि प्रैक्टिस होती थी। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट 1870 को भी इनेक्ट कराने का जो काम किया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। डन इतनी चीजें। ओके, अभी हम कुछ और बातें पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो, फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो यहाँ पर ये काम किसने किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया है। अगर हम सती की बात करते हैं तो सती के बारे में हमने बात कर ली है कि लॉर्ड बेंटिंग ने यहाँ पे सती अबॉलिश करवाने के लिए काम किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय जी, जो कि राजपूतों में और विजयनगर एम्पायर में एक प्रैक्टिस थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने पढ़ा है क्या? विडो रीमैरिज, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आता है याद। हिंदू रीमैरिज एक्ट इन्होंने 1856 में पास करवाया था। ठीक है, 1866 में अगर आप बात करो तो विष्णु शास्त्री पंडित, जो कि यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया में काम कर रहे थे, रिफॉर्मर थे, और उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में विडो रीमैरिज एक्ट को इनेक्ट करवाया था, इंकरेज किया था सोसाइटी को। वहीं अगर हम बात करते साउथ इंडिया में, स्पेशली तेलुगु स्पीकिंग एरिया में, तो आप देखेंगे वीर सालिंगम पंतालू, इन्होंने 1878 में यहाँ पे रिफॉर्म किए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका विडो मैरिज एक्ट। फिर अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करते तो विद्यासागर जी ने एक कैंपेन रन किया था अगेंस्ट द पॉलीगेमी, मतलब बहु विवाह। इनकी पुस्तक का नाम भी था ना बहु विवाह, तो पॉलीगेमी के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को 1860 में फाइनली पास करवाया था, जिसमें मिनिमम एज पहले 10 ईयर्स थी कि 10 साल अगर किसी की शादी मतलब उम्र नहीं हुई तो आप उसकी शादी नहीं करा सकते। ठीक है, बाद में इस एज को 1891 में बढ़ाकर 12 साल कर दिया था। ठीक है, फिर बात आती है ठगी।
तो ठगी के लिए जो एक्ट पास किया था वो लॉर्ड बेंटिंग ने किया था, ठगी एक्ट 1836। और इसके अंदर फिर एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया था, ठगी डिपार्टमेंट, ठीक है। और 1839 में ये जो ठगी डिपार्टमेंट है उसके हेड कौन थे? सर विलियम स्लीमैन थे। तो ठगी को भी रोकने का काम किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले रिफॉर्मर है ज्योतिबा फूले। और जब भी हम ज्योतिबा फूले जी के बारे में बात करेंगे तो उनके साथ हमेशा और हमेशा हम डिस्कशन करेंगे सावित्रीबाई फूले के बारे में। तो दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और इन्होंने रन किया है सत्यशोधक समाज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ज्योतिबा फूले ये आपको सतारा महाराष्ट्र से देखने को मिलेंगे। तो महाराष्ट्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप रिफॉर्मर माने जाते हैं ज्योतिबा फूले, ठीक है। इन्होंने 1873 में जो ब्राह्मण सोसाइटी थी और उस समय के ब्राह्मण के जो रिचुअल्स एंड कल्चर्स थे उसको चैलेंज करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नाम से समझ में आ रहा है सत्यशोधक समाज। तो ये बेसिकली आपके लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करता था, ठीक है। ही प्रमोटेड वीमेन एजुकेशन अलॉन्ग विथ हिज वाइफ सावित्रीबाई फूले, और इन्होंने मिलके स्कूल भी ओपन किया था। तो हम सभी को पता है कि इंडिया की जो पहली टीचर मानी जाती है, फर्स्ट फीमेल टीचर, तो हम फर्स्ट फीमेल टीचर किसे कहते हैं? हम फर्स्ट फीमेल टीचर कहते हैं सावित्रीबाई फूले को, ठीक है। इन्होंने विडो रीमैरिज पे और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को खत्म करने के डायरेक्शन में भी काफी काम किया है। और इन्होंने इन्फेंट्स के लिए, जो न्यूबॉर्न है उनके लिए एक कह सकते हैं कि आश्रम की स्थापना भी की थी, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ज्योतिबा फूले की बुक के बारे में, जिसका नाम है गुलामगिरी। और ये क्वेश्चन कई बार सेवरल टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा फूले की, जिनको हम ज्योतिराव फूले को ज्योतिबा फूले के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काम किया। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को बहुत प्रमोट किया है। अगर इनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले हस्बैंड वाइफ थे और 19वीं सेंचुरी के आप कह सकते हो कि बहुत ही ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। और इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के डायरेक्शन में बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। इन्होंने लोअर क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी ज्यादा काम किया है। और यहाँ पर फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, पहला गर्ल्स स्कूल पुणे में यहाँ पर 1848 में सेटअप किया गया था। तो पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल बनाया गया था और ये किसने बनाया था? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर रेडी किया था। जैसे कि मैंने कहा, ये कंट्री का पहला वीमेन स्कूल था जहाँ पे महिलाओं को एंट्री थी, महिलाएं पढ़ती थी, वो केवल गर्ल्स एजुकेशन की बात होती थी। अब यहाँ पे जब ज्योतिबा फूले ग्रेजुएशन के लिए जाती है तो ग्रेजुएशन उनका किसके साथ होता है? फातिमा शेख के साथ। और फातिमा शेख पहली मुस्लिम टीचर आपको देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट मुस्लिम टीचर कौन है? फातिमा शेख है। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सावित्रीबाई फूले ने जो टीचर्स की ट्रेनिंग का कोर्स किया था वो अमेरिकन मिशनरी एक इंस्टीट्यूट है अहमदनगर में, वहां से इन्होंने एक कोर्स किया था। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, कोई लेडी है और जो कि टीचर बन गई है, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रही है, विडो रे मैरिज को प्रमोट कर रही है, तो सोसाइटी तो उसका बहिष्कार करेगी। तो इनको इनके घर से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये सोसाइटी इनका अपोज कर रही थी, जब ये स्कूल जाया करती थी तो 2 साड़ियां लेके जाया करती थी, एक पहन के जाया करती थी और एक बैग में, क्योंकि जब ये जाती थी तो रास्ते में लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे। तो स्कूल जाती थी, स्कूल में चेंज करती थी और उसके बाद बच्चों को पढ़ाती थी। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सावित्रीबाई फूले का रहेगा और इन्होंने ही गर्ल्स एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है। और पुणे में इन्होंने ही गर्ल्स के लिए पहला स्कूल ओपन किया था। फिर धीरे धीरे इन्होंने 3 और स्कूल ओपन किए हैं और लगभग 150 स्टूडेंट इनके स्कूल में आ चुके थे। गर्ल्स एजुकेशन देखो आप, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये सावित्रीबाई फूले जी की ही पिक्चर है, ठीक है। 1852 में सावित्रीबाई फूले जी ने महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। तो महिला सेवा मंडल टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वीमेन्स राइट, महिलाओं के क्या अधिकार है, महिलाओं को पता ही नहीं है। तो यहाँ पर सभी कास्ट की महिलाएं, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, सभी क्लास की महिलाएं सेम मैट्रेसेस पे बैठती थी, साथ में डिस्कशन करती थी, जहां पे इन लोगों को, महिलाओं को ज्ञान दिया जाता था कि आप लोगों के क्या राइट्स हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से महिला सेवा मंडल की स्थापना किसने की है? सावित्रीबाई फूले ने की है। इसके अलावा इन्होंने चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट किया है, ठीक है। इतनी चीजें। चलो अब यहाँ पे इनकी कुछ बुक्स भी हम देख ही लेते हैं। तो आप देख सकते हो, काव्य फूले,
काव्य फूले इन 1854। तो काव्य फूले किसने पब्लिश की है? तो सावित्रीबाई फूले जी की पुस्तक है। इसके अलावा भवन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में इन्होंने पब्लिश किया था। इतनी चीजें क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। उस समय क्या होता था, जैसे कि कोई लेडी है, स्पेशली इन ब्राह्मण समाज, कोई लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब हस्बैंड की डेथ हो गई तो क्या किया जाता था? अब विडो के साथ तो बहुत एट्रोसिटी होती थी, जो विधवा महिलाएं होती थी उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते थे। और अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो फिर तो और भी ज्यादा यहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती थी। तो यहाँ पर जो मतलब इन्फेंटिसाइड्स है, मतलब जो भ्रूण हत्या की जा रही है, क्योंकि अब एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी राइट है उस बच्चे को देना पड़ेंगे। उसके फादर की तो डेथ हो गई है, लेकिन अब उत्तराधिकार का मामला आ जाता है, संपत्ति का अधिकार का मामला आ जाता है, तो उस बच्चे को भी तो देना पड़ जाएगा। तो ऐसे में उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। तो इसलिए आप देखोगे कि इन्होंने एक होम की शुरुआत की थी। In 1863, they started a home for the prevention of infanticides in their own house, अपने ही घर में, जहां पर वो प्रेग्नेंट वीमेंस को, स्पेशली जो ब्राह्मण परिवार की महिलाएं थी जिनके साथ एट्रोसिटी हो रही थी, जो विडो हो चुकी थी, उनको बेसिकली अपने घर पर ही जगह देने का काम इन्होंने किया था। उनको और उनके बच्चों को प्रॉपर खाना और उनका नर्चर करने का काम जो सावित्रीबाई फूले ने किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, क्या नाम था इसका? बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना इन्होंने अपने ही घर में की थी। इतनी चीजें क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन्होंने पहली सत्यशोधक मैरिज भी कंडक्ट की थी। ठीक है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे वो काफी ज्यादा डाउरी या दहेज की मांग करते थे, तो इन्होंने पहली सत्यशोधक मैरिज भी की थी। मतलब इसमें इन लोग बेसिकली इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं और विदाउट डाउरी, मतलब विदाउट दहेज यहाँ पे मैरिज को करा रहे हैं। क्लियर इतनी चीजें? डन इतनी चीजें? तो ये भी इन्होंने किया था। और इनका जो एडॉप्टेड बेटा था, एक्चुअली हुआ क्या था, जब एक विडो लेडी इनके इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में आती हैं और वो विडो लेडी से क्या करते हैं, एक बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इनका तो खुद का कोई बच्चा होता नहीं है, जिनका नाम होता है यशवंत राव। तो यशवंत राव जी की भी इन्होंने मतलब इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। तो इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया था। अब एक और खास बात है, ज्योतिबा फूले चाहते थे जब इनकी डेथ हो तो इनको दफनाया जाए, लेकिन उनको दफनाया नहीं गया था, उनको जलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट राइट होती है, तो लास्ट राइट को किसने कंडक्ट किया था? तो आपका हो जाएगा आंसर सावित्रीबाई फूले ने। तो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उस समय तक ऐसा था कि ये पहली महिला थी जिन्होंने डेथ राइट को परफॉर्म किया। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा जहां पे ज्योतिबा फूले चाहते थे कि उनकी बॉडी को दफनाया जाए, उस स्थान पर उनकी अस्थियों को लेकर तुलसी वृंदावन की स्थापना भी की थी। तुलसी वृंदावन फॉर्म किया गया था बाय द सावित्रीबाई फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले की डेथ के बाद जो सत्यशोधक समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सावित्रीबाई फूले के पास आ चुकी थी। और जब तक सावित्रीबाई फूले जी की डेथ नहीं होती तब तक वो सत्यशोधक समाज को हैंडल करती हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1893 का जो एनुअल सेशन हो रहा है सत्यशोधक समाज का, कहां पर? सासवद में, उसको भी एड्रेस करने का काम पुणे में आपको सावित्रीबाई फूले करते हुए दिखाई दे रही हैं। डन इतनी चीजें? तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर हो चुके हैं जिनको आज हमने डिस्कस किया। नाउ बात करते हैं सम पीवाईक्यूज के बारे में। ये पीवाईक्यू है, आप देख सकते हैं, ये एसएससी के पेपर का ही स्क्रीनशॉट है। आइए हम देखते हैं। अब जैसे कि हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किसे कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय जी को कहते हैं। वैसे ही अगर हम फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा कहें बंगाल में तो किसे कहा जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सम टाइम हम जब पढ़ते हैं, इनफैक्ट आप किसी भी बुक से भी पढ़ रहे हो तो सम टाइम छोटी छोटी सी बातें होती हैं, वो बुक में या कहीं मेंशन नहीं होती हैं, बट क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से फ्रेम कर लिया जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है पीवाईक्यूज। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो मैंने एसएससी के लास्ट 2 इयर्स के पीवाईक्यू कवर किए हैं ना, उनको आप देखो, वहां से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीखने मिलेंगे। ओके है जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर हम कुछ और बातें कर लेते हैं। नवाब अब्दुल लतीफ खान, इन्हें फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा इन बंगाल कहा जाता है। इन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी 1863 में। ठीक है, इतनी चीजें ओके। और पहली बार इन्होंने मदरसाज में अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, फिलॉसफी जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। डन। इसके अलावा एक और नाम है वैकोम अब्दुल कादिर मौलवी, और इन्हें फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा इन केरला कहा जाता है। इन्हें बंगाल में कहा जाता है, इन्हें केरला में कहा जाता है, जिन्होंने मुस्लिम एजुकेशन में रिफॉर्म करने का काम किया है।
ओके जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Who among the following scholar is associated with the तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस? आर्यंस कहां से आए थे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आज भी कि आर्यंस कहां से आए थे, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज हैं। तो दयानंद सरस्वती जी की जो थ्योरी है वो कहती है कि आर्यंस जो है उनका घर तिब्बत था, तिब्बत से आर्यंस आए थे। तो आप अलग अलग स्कॉलर की थ्योरी यहाँ पे देख पा रहे हो। क्या क्या कहा है यहाँ पे आर्यंस के बारे में, जरा हम देख लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये तिब्बत से आए थे। मैक्स मूलर कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। उसके अलावा मेयर कहते हैं कि ये पामीर का जो पठार है ना, पामीर का प्लेट्यू, वहां से आए थे। फिर आपका जेसी रॉट कहते हैं कि ये बैक्टीरिया के एरिया से आए थे। लोकमान तिलक कहते हैं कि आर्कटिक रीजन से आए थे, इनका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और हुर्जफेल्ड कहते हैं कि तुर्किस्तान से आए हुए थे। तो अलग अलग थ्योरी अलग अलग स्कॉलर की हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आर्यंस कहां से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस इंडिया में ही रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज वॉज सेट अप इन 1791 एट ब्लैंक। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पे की गई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी वाराणसी में, मतलब बनारस में। तो आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन सेटअप, तो कलकत्ता मदरसा, इसको सेटअप किया गया था, ठीक है, फॉर द मुस्लिम एजुकेशन 1781 में। और किसने सेटअप किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की थी फॉर द मुस्लिम एजुकेशन, वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है संस्कृत कॉलेज, तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जॉनथन डंकन ने की थी। तो जॉनथन डंकन का नाम पूछा जाता है 1791 में, फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। बिकॉज यहाँ पर देखो ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, भारत में रह रहे हैं। भारत में आप रह रहे हैं तो भारत के कल्चर को, यहाँ के लॉज को, यहाँ के लोगों की फिलोसफी को, रिचुअल्स को समझना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1791 में, 1791 में जॉनथन डंकन ने। तो यहाँ पे सिंपल सा वही क्वेश्चन पूछा है, हिंदू कॉलेज, तो यहाँ पे बनारस में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आप बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सर सैयद अहमद खां के मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं ना। तो 1875 में इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, ये क्वेश्चन जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, पूछा गया है ना, ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि 1873 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नाम से एक पुस्तक लिखी थी। पूछा जा रहा है ये किस लैंग्वेज में है, तो जरा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और महाराष्ट्र के एरिया में इन्होंने रिफॉर्म किया है। तो जिस एरिया में जनरली जो रिफॉर्मर होता है, जो काम करता है, वो उसी एरिया की भाषा में बुक को पब्लिश करता है। तो इन्होंने मराठी लैंग्वेज में ही पुस्तक को पब्लिश किया होगा, तो मराठी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत अटेंटिव होके एग्जाम में अपियर होना चाहिए। आपके पास जितना नॉलेज है ना, आप उस नॉलेज से डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको अपना सोचने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, तो आप इजिली ऐसे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840। पहला क्वेश्चन है परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई? तो 1840 में हुई। किस लिए काम करता था? तो कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने, जो कास्ट प्रथा थी उसको, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए परमहंस मंडली का फॉर्मेशन हुआ था। तो क्वेश्चन है कि परमहंस मंडली का फॉर्मेशन कहां पे हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हुआ था। किसने किया था जरा देख लेते हैं। तो परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? दादोबा पांडुरंग ने यहाँ पर स्थापना की थी परमहंस मंडली की। और परमहंस मंडली में आप देखोगे कि मेहता जी, दुर्गाराम एंड बाल शास्त्री जांभेकर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी लोग महाराष्ट्र से थे, ठीक है। इतनी चीजें। अब दादोबा की, यहाँ पे दादोबा की एक पुस्तक भी है और उस पुस्तक का नाम क्या है? धर्म विवेचना। धर्म विवेचना आप देखोगे कि दादोबा पांडुरंग की पुस्तक का नाम है, ओके है जी। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो कि इन्होंने जो परमहंस मंडली की स्थापना की थी वो यहाँ पर महाराष्ट्र के एरिया में एजुकेशन के लिए और कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए काम किया करती थी। इनका यही मेन टारगेट था। इन्होंने मानव धर्म सभा की स्थापना की थी सूरत में 1844 में। तो 1844 में सूरत में स्थापना की गई थी मानव धर्म सभा की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेटअप अ स्कूल फॉर गर्ल्स एट। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के लिए जो गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी वो कहाँ पे की थी? तो कलकत्ता में की थी। और वहीं पे जो ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने जो गर्ल्स स्कूल की एजुकेशन की स्थापना की थी वो कहाँ पे की थी? पुणे में की थी, ठीक है। तो पुणे और कलकत्ता आपको दोनों प्लेसेस याद रखने हैं। नेक्स्ट है स्लेवरी, जो आपकी दास प्रथा थी वो किस गवर्नर जनरल ने अबॉलिश की, खत्म की? तो कौन सा वो गवर्नर जनरल है जिसने स्लेवरी को खत्म किया था?
आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलनबर्ग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन्होंने इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 को पास किया था। ओके है जी, चलो नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले किससे एसोसिएटेड है? मैं एक वीडियो बना रही हूं, अभी उस पर काम चल रहा है, बेसिकली कंटेंट क्रिएट कर रही हूं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं फ्रॉम कहाँ से आप देखोगे 73 से लेकर आपका 1947 तक, इन्होंने अपने अपने टेन्योर में क्या क्या अच्छे काम किए और क्या क्या बुरे काम किए, तो उनकी एक लिस्ट में बना रही हूँ बेसिकली। तो हम उसको एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपको पता है भर भर के आते ही हैं, तो एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रेडी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि लॉर्ड मैकाले, हम सभी को पता है कि इनका रिलेशन इंग्लिश एजुकेशन से रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला मदरसा कहां पर सेटअप किया गया था? तो याद कीजिए, अभी हम लोगों ने कैलकाटा मदरसा के बारे में बात की थी, हेस्टिंग ने सेटअप किया था मुस्लिम एजुकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी बातें हम पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और हाँ, प्लीज लिंक को शेयर कर दोगे, क्योंकि आप लोग के कहने पे ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इसलिए शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई आपकी है। ओके, तो शेयर कर दो, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। एंड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सिंपली सर्च करना पूजा जैन CA 247। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की या ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी, ठीक है, कब की थी? ईयर पूछ लिया गया, तो 1828 AD। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, ये बातें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, आपको बस करेक्ट ऑप्शन बताना कि हिंदू कॉलेज डेविड हैरे, वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन रॉय, संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑल आर करेक्टली मैच। जो भी सही आंसर है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।